हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एस्पायरेंट पर। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इकोनॉमी के टेस्ट पेपर 7 में क्वेश्चन नंबर 80 तक डिस्कस कर लिया था। ये है हमारे इकोनॉमी का पार्ट 5 वीडियो, जिसमें हम लोग आज इस टेस्ट को ख़त्म कर देंगे। 81 से 100 तक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 81 है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, गाडगिल मुखर्जी फार्मूला वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, गाडगिल मुखर्जी फार्मूला किस कंटेक्स्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये क्वेश्चन उस बारे में है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो थर्ड 5 ईयर प्लान था अपना, थर्ड 5 ईयर प्लान तक कोई भी ऐसा फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता था। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स एलोकेट करती थी टू द स्टेट्स, वो एक स्कीमेटिक फॉर्मेट में होता था, यानी कोई फार्मूला नहीं होता था। और जब प्लान हॉलीडे अपना 3 साल चला था, 66 से 69 तक, यानी 66 से 69 तक, तो उसके बाद यानी प्लान हॉलीडे के बाद जब फोर्थ प्लान आया, तो फोर्थ प्लान में गाडगिल मुखर्जी साहब ने एक फार्मूला दिया था, उनको अडॉप्ट किया गया। ठीक है, ये फार्मूला जो है डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स बिटवीन द स्टेट्स के बारे में है, यानी कि जो स्टेट्स को आप असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है, उसको कैसे, किस बेसिस पर उसका डिवोल्यूशन करना है, उसी के लिए कुछ फार्मूला तैयार किया था इन्होंने, गाडगिल मुखर्जी साहब ने। तो उसको फोर्थ प्लान में अडॉप्ट किया गया और फिफ्थ प्लान में उसको पहली बार यूज़ किया गया। तो आपका ये किससे संबंधित हो गया? डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स और यूटीज़। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। देखिए, डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स बिटवीन डिफरेंट इंडियन स्टेट्स। तो आंसर बन गया आपका ऑप्शन बी। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया विथ विच ऑफ द कंट्री। तो फ्रेंड्स, ये जो पेस है, पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी, PACE, पेस, तो पेस जो है रिसेंटली USA के साथ मिल करके लॉन्च किया गया है। ये है तो वैसे काफ़ी पुराना प्रोग्राम, ये लॉन्च किया गया था 2009 में ही अंडर इंडिया US एनर्जी डायलॉग। ठीक है, इसमें जो क्लीन एनर्जी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, उनमें ये दोनों कंट्री एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, यही है पेस। तो आपका आंसर बन जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA, आंसर ऑप्शन ए। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 83 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशनरी गैप। तो फ्रेंड्स, इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में आपसे पूछा गया है। आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और करेक्ट पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं सबसे पहले इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसे हम लोग रियल GDP कैलकुलेट करते हैं, तो उसका जो करंट लेवल पर जो रियल GDP होता है, ठीक है, वो, और जिस समय इकोनॉमी अपने बूस्ट पर होता है, यानी उस समय फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जब इकोनॉमी होता है, उस समय के GDP को जब कंपेयर करते हैं करंट लेवल ऑफ GDP से, तो वो जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, अब देखिए पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ अ मेजर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द करंट लेवल ऑफ रियल GDP एंड द GDP ऑफ द इकोनॉमी ऑपरेटिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है इन्फ्लेशनरी गैप इज़ द रिजल्ट ऑफ डेफिशिएंसी इन डिमांड। तो फ्रेंड्स, ये जब डिमांड एक्सीड कर जाता है प्रोडक्शन से, यानी इकोनॉमी में जो है प्रोडक्शन कम हो रही है अभी, ठीक है, और डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो उससे इन्फ्लेशनरी गैप आता है इकोनॉमी में। तो ये जो आपका डेफिशिएंसी इन डिमांड है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर बन गया ऑप्शन ए, वन ओनली। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 84। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 84 है, विद रेफरेंस टू द पेटेंट प्रोटेक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फ्रेंड्स, पेटेंट प्रोटेक्शन से संबंधित आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपसे करेक्ट पूछा गया है। तो आइए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, पैटेंट्स आर ग्रांटेड फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, बिकॉज पैटेंट्स आर ग्रांटेड इनिशियली फॉर 20 ईयर्स, यानी कि ये सिर्फ 20 साल के लिए ही प्रोवाइड किया जाता है एक बार में। उसके बाद आप सेकंड स्टेटमेंट देखिए। सेकंड स्टेटमेंट है, पैटेंट्स गिवन बाय द इंडियन गवर्नमेंट आर इफेक्टिव थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, बिकॉज जो इंडियन गवर्नमेंट आपको पेटेंट प्रोवाइड करती है, वो वर्ल्ड वाइड जो है इफेक्टिव नहीं होता है। हाँ, ये प्रोविज़न ज़रूर है कि आप किसी दूसरे कंट्री में हैं और वहाँ पर भी आपने कुछ ऐसा क्रिएट किया है जिसको आपको लगता है पेटेंट करना ज़रूरी है, तो आप वहाँ पर भी पेटेंट प्रोटेक्शन ले सकते हैं, वहाँ पर भी उस चीज़ के लिए पेटेंट प्रोटेक्शन का अप्लाई कर सकते हैं, एंड दैट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड यू द प्रोटेक्शन अगेंस्ट योर प्रोडक्ट और क्रिएटिविटी। तो आपका ये सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पेटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज़ नॉट इफेक्टिव थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। तो आंसर बन जाएगा नाइदर 1 नॉर 2, ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 85 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो फ्रेंड्स, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं और आपसे नॉट करेक्ट पूछा गया है, ये ध्यान रखना जरूरी है। नॉट करेक्ट आपको पूछा गया है, यानी कि जो गलत होगा वही हमारा आंसर होगा। सबसे पहले थोड़ा मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है आपको
आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 45Z(b) के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें जो आरबीआई का गवर्नर होता है दैट इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ दैट कमेटी, और टोटल आरबीआई के तरफ से 3 मेंबर्स इसमें होते हैं, और बाकी के जो 3 मेंबर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा मैंने बता दिया कि ये किस सेक्शन के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, किस एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं। एक तरह से मैं कंपोजिशन और थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दिया। अब आइए स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है इट सीक्स टू सेट टारगेट्स फॉर इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो फ्रेंड्स आपका पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है, बिकॉज ये जो इन्फ्लेशन टारगेट सेट करने का काम है दैट इज सेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, बट ये बात जरूर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी इन्फ्लेशन टारगेट सेट करती है तो उस समय बैंक से कंसल्ट जरूर किया जाता है, यानी दिस इन्फ्लेशन टारगेट इज़ फिक्स बाय और सेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द बैंक। तो आपका पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज दिस इज सेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, ये बात जरूर है कि उसमें बैंक को कंसल्ट करना जरूरी होता है और कंसल्ट करते हैं, तो इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। और सेकंड स्टेटमेंट है गवर्नर ऑफ द आरबीआई इज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी। तो फ्रेंड्स अभी आपको जस्ट मैंने बताया कि इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 3 मेंबर्स आरबीआई की तरफ से होता है, और 3 मेंबर्स जो होते हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, और जो आरबीआई का गवर्नर होता है दैट इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ दिस कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो आपका सेकंड जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है और फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाता है। अपन से इनकरेक्ट ही पूछा गया था, तो इसलिए आंसर बनेगा 1 ओनली ऑप्शन ए। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 86 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू इंपोर्ट टैरिफ। तो फ्रेंड्स इंपोर्ट टैरिफ के बारे में आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं और आपसे करेक्ट पूछा गया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये जानिए कि इंपोर्ट टैरिफ क्या होता है। तो इंपोर्ट टैरिफ इज़ अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन गुड्स टू बी इम्पोर्टेड, यानी जो भी सामान बाहर से इंपोर्ट किया जाता है उस पर जो टैक्स इम्पोज किया जाता है तो उसको हम लोग इंपोर्ट टैरिफ बोलते हैं, ठीक है। इसके टैक्स इम्पोजिशन के 2 तरीके होते हैं, एक को बोलते हैं स्पेसिफिक टैरिफ्स और एक को बोलते हैं वोलेरंट टैरिफ्स, ठीक है। वोलेरंट टैरिफ्स और स्पेसिफिक टैरिफ्स में क्या डिफरेंस है कि स्पेसिफिक टैरिफ्स जो होता है वो एक फिक्स चार्ज पर यूनिट ऑफ इम्पोर्ट्स होता है, यानी कितने इम्पोर्ट्स किए गए उस पर डिपेंड करता है। यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि दिस इज़ द क्वान्टिटेटिव, यानी दिस इज़ द क्वान्टिटेटिव वे ऑफ टैक्सिंग ऑन इम्पोर्ट, ठीक है, क्योंकि इसमें यूनिट ऑफ इम्पोर्ट के हिसाब से एक फिक्स चार्ज जो है वो लेवी किया जाता है। तो ये उसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक टैरिफ। और एक होता है वैलोरेंट टैरिफ्स। तो फ्रेंड्स वैलोरेंट टैरिफ्स जो होता है वो एक फिक्स परसेंटेज होता है, ठीक है, और वो जो है ओवरऑल देखते हैं कि कितना कमोडिटीज़ इंपोर्ट किया गया है, यानी ओवरऑल टोटल कमोडिटीज़ जितना भी इंपोर्ट किया गया है उस पर जो एक फ़िक्स परसेंटेज होता है, यानी इसमें यूनिट वाइज नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं वैलोरेंट टैरिफ्स। जैसे इसका आप वैलोरेंट टैरिफ का एक एग्जांपल से समझिए कि जैसे कोई कार आई इंडिया में, उसका 10 लाख प्राइस है और अपन ने उस पर जीएसटी 28% बिठा दिया, तो वैलोरेंट टैरिफ इसी तरह होता है कि वैलोरेंट टैरिफ जो है उस 10 लाख पे कितना हो गया हमारा 2,80,000, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट है एड वैलोरेंट टैरिफ इज लेविड एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द इम्पोर्टेड आइटम्स और कमोडिटी। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है अ स्पेसिफिक टैरिफ इज लेविड एज अ फिक्स चार्ज पर यूनिट ऑफ इम्पोर्ट्स। तो फ्रेंड्स ये भी स्टेटमेंट आपको बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था अभी कि ये जो स्पेसिफिक टैरिफ है दैट इज़ लेविड एज अ फिक्स्ड चार्ज पर यूनिट ऑफ इम्पोर्ट्स, ओके फ्रेंड्स। और ये जो आपका वैलोरेंट टैरिफ्स है ये आपको एक फिक्स्ड परसेंटेज होता है, फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड कमोडिटीज़ और आइटम्स। तो आपका दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आंसर करेक्ट पूछा था तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 और 2। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 में ये पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, यानी आपसे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जानिए कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स रेवेन्यू डेफिसिट वो होता है कि जब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और रेवेन्यू रिसिप्ट जो है गवर्नमेंट का वो कम हो जाता है, ठीक है। तो उस दोनों का जो डिफरेंस होता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, यानी रेवेन्यू डेफिसिट चल रहा है, यानी इनकम का कमी चल रहा है और एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट। अब क्या है कि पहले ऐसा होता था कि इसमें क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो ग्रांट्स प्रोवाइड करती थी स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, भले ही स्टेट गवर्नमेंट उससे अपना कोई एसेट क्रिएट कर रहा हो तो वो भी इस डेफिसिट में इंक्लूड कर लेते थे, ठीक है। लेकिन 2011-12 में एक नया मेथोडोलॉजी इंट्रोड्यूस किया गया जिसके तहत जो है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रांट्स होता है किसी भी स्टेट और यूटीज़ को, और अगर उससे वो एसेट क्रिएट कर रहा है तो दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द रेवेन्यू डेफिसिट, और उसी को बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट और ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ द कैपिटल एसेट्स के बीच में डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि अपन इसमें जो ग्रांट्स
एसेट क्रिएशन के काम में आता है उस ग्रांट्स को इससे एक्सक्लूड कर देते हैं रेवेन्यू डेफिसिट में से, यानी उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या निकलता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो अब आप ऑप्शन पढ़िए, पहला ऑप्शन है रेवेन्यू डेफिसिट माइनस द इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो फ्रेंड्स इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस नहीं करते हैं, किसको करते हैं, ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए रेवेन्यू डेफिसिट माइनस द ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी। तो आपका ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 88 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मीजल्स। तो फ्रेंड्स मीजल्स जो है, आप मीजल्स के बारे में पहले थोड़ा जानिए कि मीजल्स जो है वो एक प्रकार का वायरल डिजीज़ है एंड दैट इज़ हाईली कंटागियस। तो फ्रेंड्स ये एक वायरल डिजीज़ है जो कि मोरबिली नामक एक वायरस है, उससे ये उसके द्वारा ये होता है। तो मीजल्स आपका क्या हो गया, अ वायरल डिजीज़ काउज्ड बाय द मोरबिली वायरस, ठीक है। और ये एकदम एग्जैक्ट इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो एकदम कोरोना की तरह होता है, ठीक है। कोरोना भी आपको जो है ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है, इट इज़ ऑल्सो एंड मीजल्स इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड वाया ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द नोज, माउथ और थ्रोट ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। तो फ्रेंड्स अब आप ऑप्शन देखिए, पहला स्टेटमेंट है मीजल्स इज अ हाईली कंटेगियस बैक्टीरियल डिजीज़। तो फ्रेंड्स अभी आपको तुरंत मैंने बताया इसके वायरस का नाम क्या है, इसके वायरस का नाम है मोरबिली वायरस। तो आपका ये जो बैक्टीरियल लिखा है इसकी वजह से आपका पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज मीजल्स इज़ हाईली कंटेगियस तक तो सही है, बट इट इज़ अ वायरल डिजीज़ नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज़। तो आपका पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड मीजल्स फ्री बाय WHO। तो फ्रेंड्स मीजल्स फ्री या कोई भी डिजीज़ फ्री WHO के द्वारा तभी डिक्लेयर किया जाता है जब वो लगातार 3 साल तक उस बीमारी के द्वारा कोई भी एपिडेमिक नहीं आया हो, बल्कि इंडिया जो है उसको कभी भी मीजल्स फ्री डिक्लेयर नहीं किया गया है अभी तक, बिकॉज इंडिया अभी जो है मीजल्स के रिगार्डिंग इंडिया 4th पोजीशन पे आता है वर्ल्ड वाइड। तो इसलिए आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, नाइदर 1 नॉर 2। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, और क्वेश्चन नंबर 89 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो फ्रेंड्स SLR के बारे में आपसे पूछा गया है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो फ्रेंड्स स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है कि जितने भी इंडिया में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उनको एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत जो है कुछ पैसे यानी कुछ परसेंटेज ऑफ देयर टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ यानी कि NDTL जो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ होता है उसका कुछ परसेंटेज अपने पास मेंटेन करना होता है, और वो कैश के फॉर्म में भी कर सकते हैं, गोल्ड के फॉर्म में भी कर सकते हैं, और एज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में भी उसको मेंटेन कर सकते हैं SLR को। और ये SLR मेंटेन करना ज़रूरी होता है अंडर द एक्ट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन 1949। तो फ्रेंड्स अब देखिए स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट है SLR कैन बी मेंटेन्ड इन कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। तो फ्रेंड्स सेकंड स्टेटमेंट है SLR रिजर्व्स आर केप्ट विद बैंक्स इटसेल्फ एंड नॉट विद द RBI। तो फ्रेंड्स ये भी आप स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो SLR है वो बैंक्स अपने ही पास रखती है, RBI के पास नहीं। तो सेकंड स्टेटमेंट और फर्स्ट स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हो गया, आपसे करेक्ट ही पूछा गया था, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 90 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA। तो फ्रेंड्स आपको नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे करेक्ट पूछा गया है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है इट वॉज कंस्टिट्यूटेड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये देखिए आपका पहला ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज दिस वॉज नॉट कंस्टिट्यूटेड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इट वॉज कंस्टिट्यूटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, सेक्शन 132 के तहत कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 132 के तहत NFRA को क्रिएट किया गया था। तो इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज दिस इज़ नॉट द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, दिस इज़ द कंपनीज एक्ट 2013। और जो सेकंड स्टेटमेंट है इट रिकमेंड्स अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज़। तो फ्रेंड्स इसी काम के लिए इसको बनाया ही गया था, ताकि आप अकाउंटिंग और ऑडिटिंग पॉलिसीज़ उसके स्टैंडर्ड्स जो है उनका रिकमेंडेशन कीजिए। तो इट रिकमेंड्स अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज़ एंड स्टैंडर्ड्स टू बी अडॉप्टेड बाय द कंपनीज फॉर द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका पहला है इनकरेक्ट हो गया और जो दूसरा है वो करेक्ट हो गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 ओनली आपसे करेक्ट पूछा गया था। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 91 है द टर्म
बेस ईयर इन रिलेशन टू जीडीपी रेफर्स टू, यानी जीडीपी के रिलेशन में जो बेस ईयर एक टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, यानी बेस ईयर के बारे में आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आप ये जानिए कि अगर कोई भी दो लगातार कंसेक्यूटिव ईयर्स का, यानी कि किसी भी 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स का अगर आप जीडीपी को कंपैरिजन करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर मान के चलिए जैसे मैं 2020 और 21 का एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूँ कि अगर मान के चलिए कोई भी कंपनी है जो 2020 में 10 शर्ट प्रोड्यूस कर रहा था, यानी कि वो कपड़े की फैक्ट्री है जो 10 शर्ट प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है, और उस 10 शर्ट का 100 रुपये मार्केट प्राइस थे, ठीक, तो उस सिर्फ अगर मान के चलते हैं कि सिर्फ वही कंपनी के हिसाब से अगर जीडीपी निकाल देना है तो जीडीपी कितना हो जाएगा अपना 1000, क्योंकि 10 शर्ट जो है 100 रुपये में बिकेंगे पर हेड, तो आपका कितना आ जाएगा 100 रुपये, ठीक है। अब आइए आप 2021 में, और वही कंपनी अब जो है शर्ट मात्र 8 ही प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन अब जो दाम है उस शर्ट का जो प्राइस है वो बढ़ करके कितना हो गया 150। अब आप 150 को 8 से गुना करिए तो वो हो जाएगा 1200 रुपये, ठीक है। यानी आप कहेंगे पिछले साल जीडीपी 1000 था, इस बार 1200 हो गया, जीडीपी तो बढ़ा है, लेकिन आप देखिए इकोनॉमी पे उससे बुरा प्रभाव पड़ा है क्योंकि प्रोडक्शन कम हो गया है, तो ये जीडीपी का ग्रोथ नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो गया और जीडीपी ग्रोथ तभी होता है जब प्रोडक्शन बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। तो इसलिए जब भी अपन कंपैरिजन करेंगे किसी भी 2 कंसेक्यूटिव ईयर का जीडीपी, तो ज़रूरी होता है एक ऐसे साल का आप प्राइस लीजिए जिस समय एक एवरेज प्राइस चल रहा है मार्केट में, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बेस ईयर एक रखते हैं जिससे रियल जीडीपी निकाल पाते हैं हम लोग, मतलब रियल कंपैरिजन कर पाते हैं कि उससे उस समय से अभी जो है कितना प्रोडक्शन बढ़ा है, ठीक है। तो उससे हमें यानी कि एक रियल पिक्चर हमारे सामने आता है कि कितना ग्रोथ हमारे इकोनॉमी में हुआ है। तो इसलिए हम लोग एक बेस ईयर निर्धारित करते हैं। इससे पहले जो अपना बेस ईयर था वो 2004 था, जिसको करंट गवर्नमेंट ने 2017 में रिप्लेस करके 11-12 कर दिया है। तो अभी अपना बेस ईयर क्या है 2011-12। तो अब आप समझिए बेस ईयर क्या होता है। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है द ईयर प्रोसीडिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, तो ये स्टेटमेंट नहीं है, इनकरेक्ट है। सेकंड है द स्टार्टिंग ईयर ऑफ द न्यू डिकेड, ये भी इनकरेक्ट है। सेकंड है द ईयर हुज प्राइस आर बिंग यूज टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी, तो फ्रेंड्स ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी एक ऐसे ईयर का प्राइस हम लोग ले लेते हैं जिसमें एक एवरेज प्राइस चल रहा है मार्केट में, तो उस ईयर का जो प्राइस है उसको हम लोग जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं उस प्राइस को, ताकि हमें एक्चुअल पिक्चर पता चल सके कि कितना ग्रोथ हमारे इकोनॉमी में हुआ है। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेस ईयर इज द ईयर हुज प्राइसेस आर बिंग यूज टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी, तो आंसर बन गया ऑप्शन सी। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 92 है कंसिडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स, ठीक है। और नीचे आपसे पूछा क्या है, व्हिच रिसिप्ट्स, अंडरलाइन कर देता हूँ, व्हिच ऑफ द रिसिप्ट्स गिवन अबव कम अंडर द रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आपको रेवेन्यू इसमें से, यानी ऊपर जो है दिए गए वो सारे ही रिसिप्ट हैं, बट आपसे क्या पूछा है कि इनमें से कौन कौन से रेवेन्यू रिसिप्ट हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आप सबसे पहले डिफरेंस एक चीज़ समझिए कि जो गवर्नमेंट बजट होता है, ठीक है, उनके 2 अकाउंट होते हैं, एक रेवेन्यू अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब रेवेन्यू अकाउंट में भी एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो फ्रेंड्स रेवेन्यू रिसिप्ट वो होता है जिससे गवर्नमेंट के एसेट पर और लायबिलिटीज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी गवर्नमेंट को जो भी इनकम आ रहा है, ठीक है, उससे गवर्नमेंट के एसेट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक तरह से समझिए कि वो प्योर प्रॉफिट है, उससे ना ही कोई एसेट पर कोई फ़र्क पड़ा और ना ही गवर्नमेंट उस पैसे के लिए लायबल है कि उसको फिर वापस करना है, ठीक है। तो उस पैसे को हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट में रखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और जिस पैसे से आपका या तो एसेट डिक्रीज़ कर जाए या फिर आप लायबल हो जाए वो पैसा रिटर्न करने के लिए, यानी आपका एसेट डिक्रीज़ हो जाए और लायबिलिटीज़ आपकी बढ़ जाए उस पैसे के प्रति, तो उसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट के कॉलम में रखेंगे। अब आइए आप पहला स्टेटमेंट देखिए, पहला स्टेटमेंट है टैक्स रेवेन्यू। तो फ्रेंड्स टैक्स रेवेन्यू वो है जो गवर्नमेंट के एसेट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है टैक्स कलेक्ट करने से, और ना ही इससे देखिए टैक्स जो आता है गवर्नमेंट को उसमें कोई एसेट का डिक्रीमेंट होता है नहीं, और ना ही वो पैसा गवर्नमेंट को रिटर्न करना है किसी को भी। तो ये प्योर आपका रेवेन्यू रिसिप्ट में आ जाएगा। पहला स्टेटमेंट रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। सेकंड है इंटरेस्ट रिसिप्ट्स, इंटरेस्ट रिसिप्ट्स ऑन द लोन्स एक्सटेंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी को भी लोन दिया हुआ है, चाहे कोई भी स्टेट हो चाहे कोई भी यूटीज हो, तो उस पर जो उनको इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट भी उनको वापस नहीं करना है, तो यानी कि वो भी जो है गवर्नमेंट उसके लिए भी लायबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपका ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा, बिकॉज इससे एसेट भी डिक्रीज़ नहीं हो रहा है। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है स्टेट गवर्नमेंट का वो आपका फिक्स है, वो एसेट है जो आपको कमा के दे रही है ब्याज, तो इसलिए आपका वो भी क्या आ जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट में आ जाएगा। तो दूसरा भी आपका रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, यानी आपका आंसर अभी तक 1 और 2 हो चुका है। उसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड है रिकवरीज ऑफ लोन्स।
तो फ्रेंड्स जो लोन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दिया है तो उससे जब तक इंटरेस्ट पेमेंट आ रहा था तब तक तो रिसिप्ट था, लेकिन जैसे ही लोन वाला प्रिंसिपल अमाउंट आपको उसने वापस कर दिया तो आपका एसेट जो था वहाँ जो आपको ब्याज कमा के दे रहा था वो आपका ख़त्म हो गया। अब वो एसेट नहीं रहा, यानी एसेट में आपका डिक्रीमेंट हो गया, तो ये आपका कैपिटल रिसिप्ट में चला जाएगा, ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होगा। और जो फोर्थ नंबर है लोन रिसिप्ट फ्रॉम द अब्रोड, अगर आप बाहर से यानी फॉरेन से लोन लेकर के आते हैं तो दैट इज़ योर लाइबिलिटीज़, यानी उसको आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो आपका जो फोर्थ नंबर है वो भी आपका किस में चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल रिसिप्ट में। तो 3 और 4 आपका कैपिटल रिसिप्ट हो गया और 1 और 2 आपका रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। आपसे रेवेन्यू रिसिप्ट पूछा गया था तो इसलिए आपका आंसर बन जाएगा 1 एंड 2 ऑप्शन ए। उसके बाद आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 93 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू स्वदेश इनिशिएटिव। तो फ्रेंड्स इसके बारे में पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि स्वदेश इनिशिएटिव, जो भी लोग वंदे भारत मिशन के तहत विदेश से वापस स्वदेश को लौट रहे थे, अपने देश को लौट रहे थे, तो उनके लिए एक स्वदेश इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। उसके थ्रू एक स्किल कार्ड जो है वो इन लोगों को स्वदेश स्किल कार्ड प्रोवाइड किया जा रहा था, ताकि उसको फर्दर यहाँ पर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किया जा सके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किया जा सके कि आप यहीं रह सकते हैं, यहाँ पर ही रह करके ये जो है यहाँ पर ही रह करके आप अपना जीवन जीने के लिए, जो सर्वाइवल के लिए आपको नेसेसरी है वो चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो उनके लिए ये स्वदेश इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। अब ये पहला स्टेटमेंट देखते हैं। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट है, इट विल कंडक्ट अ स्किल मैपिंग एक्सरसाइज ऑफ द रिटर्निंग सिटीजन्स फ्रॉम द अब्रॉड ड्यू टू कोविड-19 डिजीज़। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो गया। ये आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, किसी वीडियो में होगा शायद। और जो सेकंड स्टेटमेंट है, द इनिशिएटिव अंडरटेकन इज़ अ पार्ट ऑफ वंदे भारत मिशन, तो ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट भी करेक्ट हो गया और सेकंड भी करेक्ट हो गया, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। तो क्वेश्चन नंबर 94 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इंक्लूडेड एज द पार्ट ऑफ इंडियन जीडीपी। तो फ्रेंड्स इंडियन जीडीपी में नीचे दिए गए 3 स्टेटमेंट में से कौन कौन से इंक्लूड होंगे। तो जीडीपी सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सबसे पहले बाउंड्री कॉन्सेप्ट, यानी इसमें विद इन द बाउंड्री जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है सिर्फ उसको कैलकुलेट करते हैं जीडीपी में, ठीक है। जो हमारा इंडियन सिटीजन इंडिया से बाहर कोई काम कर रहा है तो उसको हम लोग जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करते हैं, उसको हम लोग जीएनपी में इंक्लूड करते हैं, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में उसको इंक्लूड करते हैं। तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। अब आइए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, द सैलरी ऑफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया वर्किंग इन द यूएस। तो फ्रेंड्स ये अगर जीएनपी होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता, क्योंकि इंडियन सिटीजन यूएस में काम कर रहा है, पैसा तो यहाँ भेज रहा है, लेकिन जीडीपी में अपन को नेट फैक्टर लेना ही नहीं है। यानी जीडीपी तो बाउंड्री कॉन्सेप्ट है, काम इंडियन सिटीजन के द्वारा भले हो रहा है लेकिन कहाँ पे हो रहा है, यूएस में, इंडिया में नहीं हो रहा है। जीडीपी में इसका कोई रोल नहीं। उसका सेकंड देखिए, प्रॉफिट अर्न बाय अ जर्मन कंपनी ऑपरेटिंग इन इंडिया, भले ही वो जर्मन हो लेकिन कहाँ पे कमा रहा है, वो कहाँ ऑपरेट कर रहा है, इंडिया में, ठीक है। तो ये विद इन द बाउंड्री है, तो आपका ये सेकंड स्टेटमेंट जो है ये इंक्लूड होगा जीडीपी में, फर्स्ट नहीं होगा। थर्ड है, प्रॉफिट अर्न बाय द इंडियन कंपनी ऑपरेटिंग इन जापान। तो फ्रेंड्स इंडिया में नहीं है, इसका भी जीडीपी से कोई लेना देना नहीं। तो आपका जो जीडीपी में इंक्लूड होगा वो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट होगा, प्रॉफिट अर्न बाय अ जर्मन कंपनी ऑपरेटिंग इन इंडिया। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 2 ओनली, ऑप्शन बी। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपसे करेक्ट पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है करेंसी कन्वर्टिबिलिटी। तो फ्रेंड्स करेंसी कन्वर्टिबिलिटी क्या होता है, जब आपको पूरी तरह से फ्रीडम हो कि आप अपने डोमेस्टिक करेंसी को किसी भी अदर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसीज में कन्वर्ट कर सके, दैट इज करेंसी कन्वर्टिबिलिटी। अब आइए स्टेटमेंट देखिए, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी रेफर्स टू द फ्रीडम टू कन्वर्ट द डोमेस्टिक करेंसी इनटू अदर करेंसीज एंड वाइस वर्सा एट द मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया आपका। और सेकंड स्टेटमेंट है, इन इंडिया फुल करंट अकाउंट एज वेल एज फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इज प्रैक्टिस्ड। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिकॉज इंडिया में सिर्फ करंट अकाउंट का फुल कन्वर्टिबिलिटी जो है प्रैक्टिस किया जाता है, बट कैपिटल अकाउंट का नॉट फुल, इट इज़ पार्शियली प्रैक्टिस्ड। ये जो है पार्शियली प्रैक्टिस किया जाता है कैपिटल अकाउंट। तो इसलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट करेक्ट हो गया, आपसे करेक्ट पूछा था, तो आपका आंसर बन जाएगा 1 ओनली। ये कितना नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 95। उसके बाद ये फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 96 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। तो फ्रेंड्स नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में आपसे पूछा गया है। तो नेशनल इन्वेस्टमेंट फ़ंड को इस्टेब्लिश ही इसलिए किया गया था ताकि जो भी डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट फ़ंड को क्रिएट किया गया था, ताकि जो भी डिसइन्वेस्टमेंट का कॉस्ट होगा उनको इस फंड में डाला जाए, इन्वेस्ट किया जाए, उससे कुछ अर्निंग जनरेट किया जा सके विदाउट डिप्लीटिंग द कॉर्पस, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आइए स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ अ नॉन लैप्सेबल फंड्स टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट।
तो फ्रेंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें मैंने आपको बताया था विदाउट डिप्लीटिंग द कॉर्पसेस। इनका क्या पर्पस है नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड का? इनका सिर्फ एक ही पर्पस है इस्टेब्लिशमेंट करने का कि जो भी डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स है उनको इन्वेस्ट करके कुछ अर्निंग जो है उसको जनरेट किया जाए विदाउट डिप्लीटिंग। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में प्रोवाइड फंड करने का कोई तरीका है ही नहीं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए है उनके लिए एक अलग इंस्टीट्यूट है, दैट इज़ NIIF, उसमें डबल आई होता है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, वो एक अलग है। तो इसलिए जो नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड है दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इट इज़ फंडेड बाय द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स ऑफ द कैपिटल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, यानी कि जो भी सेंट्रल पब्लिक इंटरप्राइजेस का डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स होता है उसके द्वारा नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड को फंड किया जाएगा ताकि उससे कुछ अर्निंग जनरेट किया जाए। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपका इनकरेक्ट हो गया। तो आंसर बन जाएगा उसका ऑप्शन बी, 2 ओनली। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 97 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो फ्रेंड्स वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है वो टोटल पॉपुलेशन में, यानी टोटल पॉपुलेशन का, तो फ्रेंड्स वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन वर्कर तो फ्रेंड्स टोटल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है आइए जानते हैं। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो वो होता है कि आपका टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट एम्प्लॉयड है 1000 में से, ठीक है, यानी कि प्रति 1000 कितना परसेंट एम्प्लॉयमेंट है किसका, टोटल पॉपुलेशन का, ठीक है। अगर मैं इसको फॉर्मुलेट करूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे ये देखिए वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है, WPR लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन, ठीक है, आप इसको समझ लीजिएगा, एम्प्लॉयड पर्सन पर 1000, ठीक है, इनटू टोटल पॉपुलेशन। यहाँ पर आप टोटल पॉपुलेशन लिख लीजिए, टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, यानी कि 1000 में प्रति 1000 कितने व्यक्ति एम्प्लॉयड हैं किसका, टोटल पॉपुलेशन का, उसको हम लोग बोलेंगे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अब आप पहला स्टेटमेंट देखिए, तो पहला स्टेटमेंट हो गया, इट इज़ द मेजर ऑफ, रुकिए एक सेकंड मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब पढ़िए पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ द मेजर ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन्स इन द लेबर फोर्स एज अ परसेंटेज ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो फ्रेंड्स ये जो है आपका वर्कर पॉपुलेशन रेशियो को डिफाइन नहीं करता है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, बी, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड पर 1000 पर्सन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। बिल्कुल वही चीज़ है जो मैंने फॉर्मूले में लिखा था। ये देखिए नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड पर 1000 पर्सन, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड को ऊपर रखेंगे, 1000 को नीचे रखेंगे, और ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, यानी टोटल पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही आपका स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड यानी बी। तो इसलिए आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 98 है, द डोमेस्टिक सब्सिडीज एंड सपोर्ट मेजर्स दैट डिस्टोर्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड फॉल इनटू दिस कैटेगरी इन एग्रीकल्चर। In the domestic subsidies and the support measures that distort production and trade fall in this category. In agriculture, these subsidies, however, do not require the farmers to limit their production. अब आपसे पूछा क्या गया है वो देखिए, which of the following categories of the subsidies is being referred in the above passage, यानी किस कैटेगरी के सब्सिडीज़ की बात जो है इस पैसेज में किया गया है वो आपसे पूछा है। तो फ्रेंड्स WTO की जो टर्मिनोलॉजी है सब्सिडीज से रिलेटेड, यानी सब्सिडीज को जो आइडेंटिफाई करती है WTO, उनके लिए इन्होंने टर्मिनोलॉजी एक अलग से दिया हुआ है, और वो टर्मिनोलॉजी बॉक्सेस के हिसाब से है, और वो जो बॉक्सेस हैं उनको कलर दिया गया है, और वो कलर आपको जो ट्रैफिक कलर्स होते हैं, ट्रैफिक कलर्स उनको इसमें इस्तेमाल किया गया है इसमें, यानी कि ट्रैफिक लाइट्स जो होता है उसमें देखिए जैसे ग्रीन होता है, रेड होता है, और एक होता है उसको एम्बर नाम दिया गया है यहाँ पे। तो जैसे ग्रीन में क्या होता है, परमिटेड, और रेड में क्या होता है, फॉरबिडन, और जो एम्बर होता है दैट इज स्लो डाउन, यानी नीड टू बी रिड्यूस्ड, ठीक है। तो आपका जो ये इस पैसेज में जो बात किया गया है, डोमेस्टिक सब्सिडीज एंड सपोर्ट मेजर्स दैट डिस्टॉर्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड फॉल इन दिस कैटेगरी। तो फ्रेंड्स ये जो है आपको एम्बर बॉक्स में फॉल लाई करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो आपका पैसेज दिया गया है ये एम्बर बॉक्स से रिलेटेड है, बिकॉज इसमें दोनों बातें लिखी गई है कि सब्सिडीज एंड सपोर्ट मेजर्स दैट डिस्टॉर्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड, ठीक है,
जो प्रोडक्शन और ट्रेड को कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट करता है, दैट ऑल्सो लाई इन दिस बॉक्सेस एंड हाउ एवर दिस डू नॉट रिक्वायर द फार्मर्स टू लिमिट देयर प्रोडक्शन, यानी कि ये भी चीज़ स्लो डाउन एक तरह से बोल सकते हैं, दिस नीड्स टू बी रिड्यूस्ड। तो आपका इसलिए आपका आंसर बन जाएगा इसमें एम्बर बॉक्स, जो कि आपके ऑप्शन ए में है। तो आपका ऑप्शन ए हो गया करेक्ट। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट देखिए। अच्छा, उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 99 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ गुड टू बी अ फाइनल गुड इन द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स आपको फाइनल गुड्स के बारे में पूछा गया है कि फ्लो ऑफ प्रोडक्शन में फाइनल गुड्स किस कैटेगरी के गुड्स को हम लोग बोलेंगे। तो फ्रेंड्स फाइनल गुड्स वो होता है जैसे कोई भी आइटम है अगर वो फाइनली यूज़ के लिए जा रहा है, यानी कि वो अब वो एक ऐसा आइटम बन चुका है दैट विल नॉट गो अंडर एनी स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन मोर, यानी कि दैट विल नॉट गो एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोसेसेस। तो यानी कि अगर कोई भी गुड्स उसको अब फिर किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस से नहीं गुजरना है, उसमें अब कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना है, यानी या तो वो कैपिटल गुड्स के तौर पे यूज होने के लिए तैयार है पूरी तरीके से, या फिर वो कंजम्पशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आप ये बात भी समझिए यहाँ पर कि जो आपका फाइनल गुड्स है दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। और कैपिटल गुड्स किसको कहेंगे, जैसे अब ट्रैक्टर मान के चलिए, ट्रैक्टर जो है वो फर्दर किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में नहीं जाएगा अब, बट ट्रैक्टर को हम लोग कंजम्पशन के लिए नहीं यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स, यानी उसको हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, टू फार्मिंग, ठीक है, थ्रेसिंग। तो जैसे कोई भी मशीन हो गया, सिलाई मशीन हो गया, वो फाइनल गुड्स हो गया, लेकिन हम लोग उसको वो जो मशीन है इटसेल्फ, यानी वो पर्टिकुलर चीज़ मशीन, वो अब किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में नहीं जाने वाला है, वो पूरी तरह से तैयार है, वो फाइनल गुड्स हो गया, लेकिन वो आपके लिए कैपिटल गुड्स हुआ, कंजम्पशन गुड्स नहीं हुआ। लेकिन जैसे चाय पत्ती है, ठीक है, अब जो चाय पत्ती है, तो चाय पत्ती आप अगर घर लाए हैं खरीद करके, उसका चाय बनाएंगे, तो वो आपके लिए कंजम्पशन गुड्स हो गया, डायरेक्ट आप उसको कंज्यूम करेंगे। लेकिन अगर वही चाय कोई दुकानदार खरीद करके ले जाता है, तो वो पहले चाय बनाता है फिर बेचता है, तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड हो जाता है। फ्रेंड्स गुड्स से रिलेटेड जो है ना, आपको क्लास 12 का NCERT पढ़िए, उसमें काफ़ी डिटेल्स से दिया हुआ है, तो वहाँ से आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग फाइनल गुड्स की बात कर रहे थे, तो फाइनल गुड्स के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब पहला स्टेटमेंट देखिए, इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन गुड्स। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको तुरंत बताया कि ये कंजम्पशन गुड्स भी हो सकता है और फाइनल गुड्स भी हो सकता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। और जो दूसरा स्टेटमेंट है, इट डज़ नॉट अंडरगो एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द इकोनॉमी। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया, फाइनल गुड्स से रिलेटेड। और तीसरा है, इट मस्ट बी नॉन ड्यूरेबल इन नेचर। तो फ्रेंड्स ये नॉन ड्यूरेबल भी हो सकता है और ड्यूरेबल भी हो सकता है। जैसे टीवी है, तो जैसे टीवी है आपके घर में, लैपटॉप है आपके घर में, तो फ्रेंड्स उसको हम लोग ड्यूरेबल कैटेगरी में रख सकते हैं, बिकॉज अगर आज आपने एक टीवी खरीद करके लाया है, वो 10 साल तक 15 साल तक तो चलता ही है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज़ ड्यूरेबल, ठीक है। और जो कंजम्पशन गुड्स है दैट इज़ नॉन ड्यूरेबल इन नेचर। तो आपका जो तीसरा स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज फाइनल गुड्स कैन बी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल बोथ। तो आपका आंसर बन जाएगा, सिर्फ 2 करेक्ट हुआ, ऑप्शन ए, ओनली 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, करेक्ट पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है, द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइसेस एक्सक्लूड प्रोडक्शन टैक्सेस एंड इंक्लूड प्रोडक्शन सब्सिडीज अवेलेबल ऑन द कमोडिटी। तो फ्रेंड्स ग्रॉस वैल्यू एडेड जब बेसिक प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, तो उस समय उसमें से जो तो फ्रेंड्स जब ग्रॉस वैल्यू एडेड हम लोग कैलकुलेट करते हैं एट बेसिक प्राइस, तो उस समय उसमें प्रोडक्शन टैक्स इंक्लूड होता है, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन टैक्स जब प्रोड्यूस कर रहे हैं आप कोई चीज़ प्रोसेस में है, उस समय जो टैक्स लगता है दैट इज़ प्रोडक्शन टैक्स। तो प्रोडक्शन टैक्स जो है बेसिक प्राइस में इंक्लूड होता है, बल्कि जो प्रोडक्शन सब्सिडीज़ है उसको हम लोग एक्सक्लूड करते हैं। तो इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट जो है एक तरह से समझिए उल्टा लिखा हुआ है। आप इस दोनों वर्ड को अगर एक्सचेंज कर दीजिए, यहाँ पर एक्सक्लूड की जगह इंक्लूड और यहाँ जो इंक्लूड है इसकी जगह एक्सक्लूड कर दीजिए, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट अभी फिलहाल क्या गलत है। तो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP एट मार्केट प्राइसेस इंक्लूड्स बोथ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट टैक्सेस एंड एक्सक्लूड्स बोथ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट सब्सिडीज़। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है वो बताया था कि मार्केट प्राइस में क्या होता है कि जब भी फैक्टर कॉस्ट जो होता है उसमें जो इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड कर देते हैं, यानी इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देते हैं, और गवर्नमेंट जो सब्सिडी प्रोवाइड करती है कंपनी को उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जो फाइनल प्राइस निकल के आता है दैट इज़ मार्केट प्राइस, ठीक है। तो GDP एट मार्केट प्राइस जो होता है, यानी टैक्स जो है वो सारे इंक्लूड करेगा, जो सब्सिडीज़ है उसको एक्सक्लूड करेगा, दैट इज़ GDP एट मार्केट प्राइस। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो आपका आंसर बन जाएगा 2 ओनली, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टेस्ट पेपर 7 के 5th पार्ट, जिसमें हम लोगों ने टेस्ट पेपर 7 को कंप्लीट कर लिया है। तो जाइए पिछले चारों पार्ट देखिए और रिवाइज़ करिए। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पेपर में थे, काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसको डिस्कस किया गया है इस पेपर के थ्रू। और फ्रेंड्स अगर इस इनिशिएटिव से आपको
तैयारी करने में मदद मिल रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। धन्यवाद।